Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to cover in other important topic of pedagogy and practicum teaching methodology for literature. We have different approaches and method to teach literature. First of all, we will discuss that what is traditional method. Actually, traditional method है क्या? The student become parrot-like, capable of simply repeating and vomiting what has been presented इन क्लास. ट्रेडिशनल अप्रोच में सिर्फ यही होता है वट एवर टेक्स टीचर डिस्कस वट एवर द थिंग्स वट एवर टीचर डिस्कस इन द क्लास स्टूडेंट्स सिंपली गेट दीज आइडियाज आफ्टर दैट एंड द स्टूडेंट रिफ्लेक्ट द सेम आइडियाज़ जो टीचर ने जो पढ़ाया जो टेक्स्ट पढ़ाया वो सिंपली क्लास में ही रिपीट करेंगे. Thus, the course of literature becomes simply transition of teacher's impression, feelings to the learners and to the literary work, not an intellectual exercise for the latter who should seek and discover meaning by himself with the means and strategies provided by the teacher. सो इस पूरी अप्रोच में इस पूरे मेथड में सिंपली एक ट्रांजिशन होती है. ट्रांजिशन मतलब जो टेक्स्ट है सिंपली टीचर क्लास में डिस्कस करेगा वो ही सारी चीज़ें स्टूडेंट गेन करेंगे. इन द एंड टीचर जब उससे एग्ज़ाम में पूछेगा तो स्टूडेंट वो सेम अप्रोच अप्लाई करेंगे. जो आइडिया सिर्फ टीचर ने डिस्कस किए उसको रटेंगे, उसके बाद उसकी रिफ्लेक्शन होगी, उसको ही रिफ्लेक्ट करेंगे, चाहे वो क्लास में हो चाहे एग्ज़ाम में हो. यहाँ पर कोई लर्निंग नहीं है उन मैसेज की, उनकी एक्सरसाइज की. सिंपली दे रिपीट्स द टेक्स्ट और आइडियाज़ वट एवर टीचर डिस्कस इन द क्लास. यहाँ पे जो इस पूरे अप्रोच में यही होता है दे आर जस्ट सिंपली ट्रांसपोजिशन ऑफ द टीचर्स इम्प्रेशन, जो टीचर का इम्प्रेशन होता है, फीलिंग्स toward the literary work and whatever teacher think about the literary work, whatever teacher comprehend वो same idea same जो philosophy है वही जो लर्नर हैं या स्टूडेंट हैं वही सीखेंगे. इन द एंड वही चीज़ें रिफ्लेक्ट करने में वही चीज़ें स्टूडेंट रिफ्लेक्ट करेंगे अपनी जब एग्ज़ाम आए वट एवर व्हेन टीचर गेट द फीडबैक. जो ट्रेडिशनल अप्रोच यही होती है. उसके बाद जो दूसरी अहम इम्पोर्टेंट अप्रोच है वो है लैंग्वेज बेस्ड अप्रोच. लैंग्वेज बेस्ड अप्रोच में ये होता है लिटरेचर रियली सीम्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर लैंग्वेज यूज़. यहाँ पे जो लिटरेचर को एज ए टूल ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है. यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट एरिया है इस पूरी अप्रोच का वो ये समझने की द लिटरेचर यूज़ फॉर एन अपॉर्चुनिटी फॉर द लैंग्वेज. ओके, लैंग्वेज यूज़ हैंस the need of language-based approach to the teaching of literature, literary texts in order to develop knowledge of literature, not about the literature. Here in this approach जो टीचर का emphasize होता है या जो इंस्ट्रक्टर का emphasis होता है the student should learn the linguistic skills फ्रॉम दिस टेक्स्ट. यहाँ पर जो ज़्यादातर फोकस ये होता है कि इस टेक्स्ट के थ्रू, इस लिटरेरी टेक्स्ट के थ्रू जो स्टूडेंट की लैंग्वेज लर्निंग की कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है वो इन्हांस हो जाए थ्रू द लिटरेरी टेक्स्ट. दिस इज़ वाई द लैंग्वेज बेस्ड अप्रोच विच नॉट ओनली सॉफ्टन द सडन एक्सपोजर टू द मार्केट टेक्स्ट. सिर्फ टेक्स्ट के बारे में नहीं है कि ये टेक्स्ट है बस इसके बारे में है जो कंटेंट बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है. नो, दे गो इनटू द डीप बट आल्सो एक्सटेंड द स्टूडेंट्स वर्ड रिपोर्टरी एज वेल द रीडिंग राइटिंग स्किल्स and most appropriately in this area the instructor will focus on the reading writing skill, even the listening and speaking skill. यहाँ इस पूरी अप्रोच में जो लिटरेचर पढ़ाने का मकसद या पूरे लिटरेरी टेक्स्ट पढ़ाने का यही मकसद होता है द स्टूडेंट शुड लर्न द बेसिक स्किल ऑफ द लैंग्वेज, चाहे वो रीडिंग स्किल हो चाहे वो राइटिंग स्किल हो. ये थोड़ी कंपैरेटिवली ट्रेडिशनल अप्रोच से एडवांस अप्रोच है. वहाँ पे तो सिर्फ टीचर आएगा वो ही पढ़ाएगा, उसको ही रिफ्लेक्ट करेगा. इन द एंड जो टीचर की परसेप्शन है, जो टीचर का एक अपनी लेवल है उस पूरे पैसेज को समझने के लिए वो सेम परसेप्शन स्टूडेंट तक को ट्रांसफ़र करेगा, ट्रांसपोजिशन होगी उस सेम चीज़ की. इन द एंड
वो सारी चीज़ें स्टूडेंट अपने ही वर्क में उस चीज़ों को वो जो चीज़ पढ़ाई जा रही है, जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, उनको रिफ्लेक्ट करें। देयर इज़ नो इंटेलेक्चुअल ग्रूमिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। देखिए ये हमने जस्ट सिंपल ट्रांसपोजिशन ऑफ द टीचर्स इंप्रेशन फीलिंग्स टूवर्ड द लर्नर्स और टूवर्ड द लिटरेरी वर्क। जो टीचर का ही एक्सपीरियंस होगा, जो ही टीचर आइडिया डिस्कस करेगा वो सिंपली स्टूडेंट तक पहुंचेंगे, वो ही रिफ्लेक्ट करेंगे। देयर इज़ नो ग्रूमिंग, चांस ऑफ ग्रूमिंग। लेकिन लैंग्वेज बेस्ड अप्रोच में थोड़ा हम डीपली जाते हैं, स्पेशली वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट, वो चाहे वो ग्रामेटिकली हो या उसमें जो वोकैबुलरी हो उसको भी डिटेल में देखेंगे। उसके बाद स्पेशली इस पूरी अप्रोच में जो जो ऑथर का डिक्शन होता है, यहाँ पोइट का जो डिक्शन होता है उसको डीपली एनालाइज किया जाता है, दैट हाउ ही यूज़ द वर्ड, चॉइस ऑफ वर्ड, सारी चीज़ें इस लैंग्वेज बेस्ड अप्रोच में देखी जाती है। इन द डिटेल हम ये देखते हैं कि हाउ द लर्नर्स अक्वायर दीज 4 स्किल, आइदर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। वो सारे स्किल भी इस अप्रोच में वो शेप हो जाते हैं स्टूडेंट के। वी विल पॉलिश द राइटिंग स्किल एंड रीडिंग स्किल इन दिस लैंग्वेज बेस्ड अप्रोच। Moreover, the language-based approach entails the use of detailed analysis of the text. I already discussed, इस पूरे में हम डीपली पूरा टेक्स्ट को डिटेल में जाते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में मतलब उसकी फिलोसफिकल भी अप्रोच आ जाती है, नॉट ओनली द लिंग्विस्टिक स्किल और द ग्रामेटिकल स्किल, लेकिन इसमें पूरा उसकी जो थमेटिक कॉन्टेक्स्ट होता है या जो बैकग्राउंड होता है वो भी इस लैंग्वेज बेस्ड अप्रोच में हम इसको डिस्कस करते हैं। टुवर्ड द मीनिंगफुल एज वेल पर्सनल इंटरप्रिटेशन। ओके, यहाँ पर ये नहीं है सिर्फ जो टीचर डिस्कस करेगा जो लैंग्वेज बेस्ड में, वो ही ट्रांसपोजिशन होगी उन सारी चीज़ों की टूवर्ड द लर्नर्स और टू द स्टूडेंट। पर यहाँ पर जो स्टूडेंट दे शुड एक्टिवली इन्वॉल्व टू गेट द नॉलेज अबाउट द पर्टिकुलर टेक्स्ट। यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो डिटेल में एनालिसिस होती है, पर्सनल इंटरप्रिटेशन या ओवरऑल जो मीनिंगफुल अप्रोच है या जो कॉन्टेक्स्ट है उस पूरे टेक्स्ट का, वो भी स्टूडेंट इस पूरे अप्रोच, इस पूरे मेथडोलॉजी के साथ देखेंगे। मूविंग अहेड, द टीचर दस हैज़ टू एनकरेज अ लर्नर टू यूज़ देयर स्कीमेटिक एंड सिस्टमेटिक लिंग्विस्टिक नॉलेज फ्रॉम द एस्थेटिक जजमेंट अबाउट द रीडिंग टेक्स्ट। यहाँ पर इस पूरी अप्रोच में ये होता है द टीचर शुड सेलेक्ट अ लिटरेरी पीस जो एक एस्थेटिक हो, उस एस्थेटिज्म के थ्रू या इंटरेस्टिंग स्टोरी के थ्रू जो लर्नर है वो अपनी एक स्कीमा डेवलप करके उस इंटरेस्टिंग स्टोरी के थ्रू जो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी है वो इन्हांस करेंगे, उसके ही थ्रू जो उनके लैंग्वेज स्किल है उनको इन्हांस करेंगे। जो लैंग्वेज बेस्ड अप्रोच में होती है दैट इज़ मोर एडवांस अप्रोच एंड मोर इम्पॉर्टेंट अप्रोच एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल अप्रोच। यहाँ पे हर चीज़ आपकी वो इधर अबाउट द टेक्स्ट, अदर अबाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी, इधर अबाउट द दैट लैंग्वेज स्ट्रक्चर इन द स्टोरी, ये सारी इन द टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रीडिंग कम्प्रीहेंशन या जो प्रोफिशिएंसी होती है लैंग्वेज, वो सारी चीज़ें इस पूरी अप्रोच में ज़रूर डिस्कस की जाती है। अब जो तीसरी अप्रोच है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अप्रोच, रीडर रिस्पॉन्स अप्रोच। ओके, द टीचर्स रोल इन दिस एज ए इंटरमीडियरी। इस पूरी जो रीडर रिस्पॉन्स में जो टीचर का रोल हो जाए एज ए इंटरमीडियरी होगा, टीचर एक ब्रिज होगा between the author and literary work and receiver in order to open up a multi-directional sphere of interaction। यहाँ पर जो टीचर है वो सिर्फ टेक्स्ट लाकर स्टूडेंट के आगे रखेगा and he provide the environment for the discussion। now the student will interpret, will discuss, will analyze the text। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस है वो एक जो ऑथर है या लिटरेरी वर्क है उसके बीच में टीचर सिर्फ एक इंटरमीडिएट रोल प्ले करेगा, एक ब्रिज होगा कि ये सारी चीज़ें अब स्टूडेंट तक पहुँचें कि इसमें ये लिखा हुआ है। अब उसके समझने की या उसको क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए जो एबिलिटी होगी, स्टूडेंट यूज़ देयर ओन ब्रेन, दे विल कंप्रीहेंड द टेक्स्ट। उसमें जो कुछ उसके जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं उसको एनालाइज करेंगे। सो Therefore, the teacher must shift from teacher center to the learner center। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है ज़्यादातर एक टीचर सेंटर्ड होती है, उसमें सारी चीज़ें
टीचर ही बताता है कि ये चीज़ होती है, वो चीज़ होती है। टीचर सेंटर अप्रोच होती है जहाँ पर सिर्फ एक ट्रांसपोजिशन होती है एक पर्टिकुलर टेक्स्ट टू दी लर्नर्स, ठीक है। उसके बाद वो सेम चीज़ की रिफ्लेक्शन होती है, जैसे नो चांस ऑफ द ग्रूमिंग। उसके बाद हमने जो देखा लैंग्वेज बेस्ड अप्रोच, वहाँ पे ज़्यादातर जो लैंग्वेज स्किल होते हैं उस पर फोकस होता है थ्रू इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब इसमें जो होता है पूरा टेक्स्ट स्टूडेंट के हाथ में होता है, टीचर सिर्फ उस को हेल्प करता है लर्नर को या स्टूडेंट को कि the student should comprehend, now then they develop their own perception about this particular text or particular story। ये जो पूरा मेथड है या पूरी अप्रोच है, ये एक टीचर सेंटर नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक स्टूडेंट सेंटर होनी। टीचर जस्ट अ facilitate the student and mediator in order to lead his learners toward the independent ability to read। वहाँ पर जो टेक्स्ट है स्टूडेंट खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड रीड आउट द टेक्स्ट एंड देन दे हैव टू एनालाइज दिस टेक्स्ट, they have to comprehend, assimilate whatever the ideas present, they have to pinpoint the ideas and appreciate the literary text। जो टेक्स्ट वहाँ पर मौजूद हो उसको एनालाइज भी करें, उसकी जो मेरिट्स हैं डीमेरिट्स हैं वो भी डिस्कस करें। ये तीन बेसिक अप्रोचेज़ हैं या मेथडोलॉजीज़ हैं जो लिटरेचर पढ़ाने के लिए काम आती हैं, या जो टीचर है जब लिटरेचर पढ़ाता है तो ये मेथड। मूविंग अहेड, टीचर फर्स्ट असाइन द टेक्स्ट फॉर द स्टूडेंट। अब जो ये रीडर रिस्पांस अप्रोच होती है, टीचर स्टूडेंट को पहले टेक्स्ट देगा कि ये पर्टिकुलर टेक्स्ट है एंड टू रीड जर्नली बिफोर क्लास, वो क्लास में उसको रीड करेगा बिफोर द स्टूडेंट और बिफोर द लर्नर्स वो उसका एक एक्सपोजर मिलेगा लिसनिंग का। Then in the classroom teacher's attention will be centered on the background information। जो उस टेक्स्ट की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है उस पर टीचर फोकस करेगा एंड एक्सप्लेनेशन अबाउट द सम थमेटिक एंड स्टाइलिक फीचर ऑफ द टेक्स्ट। उसका जो स्टोरी को कॉन्टेक्स्ट है, थमेटिक कॉन्टेक्स्ट है कि वही ये पैसेज किसके बारे में है, या इस पैसेज में या इस टेक्स्ट में क्या इसका मतलब एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक। उसके बाद स्टाइलिक फीचर मतलब उसमें लैंग्वेज किस तरह यूज़ होगी, जो पर्टिकुलर अगर आथर है तो आथर का जो पर्टिकुलर डिक्शन है वो किस तरह इस पूरी स्टोरी में इस्तेमाल हो, उसको भी इस अप्रोच में देखा जाता है। मूविंग एहेड, इन दिस टीचर सेंटर अप्रोच द लर्नर्स हैव ओनली फ्यू अपॉर्चुनिटीज टू डू द टास्क बाय देमसेल्फ एंड फार्मुलेट ओन फीलिंग्स एंड रिस्पॉन्स अबाउट द रीडिंग, ठीक। टीचर सेंटर जो अप्रोच होती है उसमें जो लर्नर्स के कम चांस होता है कि दे हैव टू डेवलप देयर ओन फीलिंग्स और ओन परसेप्शन अबाउट द पर्टिकुलर टास्क। लेकिन जब वो एक स्टूडेंट सेंटर या एक लर्नर सेंटर अप्रोच बन जाएगी तो लर्नर इक्वली पार्टिसिपेट इन द लर्निंग एनी टेक्स्ट, दे विल comprehend द टेक्स्ट, दे विल डेवलप देयर प्रोफिशिएंसी इन द लैंग्वेज, दे विल डेवलप देयर ओन लैंग्वेज स्किल्स। ओके, अब हम पर्टिकुलरली देखेंगे जो 3 इम्पोर्टेंट जॉनराज हैं लिटरेचर की, उनको पढ़ाने के पीछे हमारा मकसद क्या है या उनको पढ़ाने के लिए कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ की जाती है। अब हम आ जाते हैं टीचिंग ऑफ प्रोज। देखिए अब जब प्रोज पढ़ाया जाता है, अब ये 3 जॉनराज आपको पढ़ाई जाती है। स्पेशली अगर आप फर्स्ट स्टैंडर्ड को देखेंगे तो हमारे पास प्रोज भी है, वहाँ पर पोइट्री भी है और हमारे पास वहाँ पर ड्रामा भी है, ठीक। लेकिन अगर हमें सिर्फ लैंग्वेज ही पढ़ानी है, वो तो BS थोड़ी कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में कि हम उसको टेक्स्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ों तो हमें लैंग्वेज से कंसर्न है। अगर हम लैंग्वेज तो सिर्फ प्रोज से भी डेवलप हो जाती है, लेकिन इन 3 जॉनरास को पढ़ाने के लिए जो मेथडोलॉजीज़ हैं वो भी वेरी करती हैं। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट्स भी हैं, जो अप्रोचेज़ हैं वो भी डिफरेंट हो रहे। सो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे कि प्रोज कैसे पढ़ाया जाता है या प्रोज पढ़ाने के लिए कौन सी ऐसी मेथडोलॉजी यूज़ होती है या प्रोज कैसे पढ़ाया जाता है, उसके ऑब्जेक्ट कौन है। टीचिंग ऑफ प्रोज हम डिस्कस करेंगे। टीचिंग ऑफ प्रोज इज इंटेंसिव स्टडी ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड वोकेबलरी। डेफिनेटली जो प्रोज का पैसेज होता है वो एक इंटेंसिव स्टडी के लिए होती है, एक इंटेंसिव स्टडी के लिए होता है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर जो लर्नर होता है दे विल कॉम्प्रीहेंड द पर्टिकुलर टेक्स्ट, वो उसको डीपली एनालाइज करेंगे, कंप्रीहेंड करेंगे कि उसमें पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, इधर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कौन सी है, उसके बाद वोकेबलरी वर्ड्स कैसे यूज़ हैं, पर्टिकुलर डिक्शन
कैसे यूज़ हुआ है। ओके, उसके बाद इस मेन ऑब्जेक्ट इज़ टू डेवलप द लैंग्वेज एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। डेफिनेटली इस पूरे चीज़ को डीपली एनालाइज करने के लिए या इसकी इंटेंसिव स्टडी करने के पीछे हमारा एक ही मकसद होता है कि स्टूडेंट शुड डेवलप द लैंग्वेज एबिलिटी, चाहे वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हो, चाहे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो, चाहे वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हो, या वो वोकैबुलरी कलेक्ट करें। ये सारी चीज़ें हमारा एक ही मकसद होता है कि स्टूडेंट की जो है लैंग्वेज एबिलिटी या लैंग्वेज स्किल डेवलप हो जाएं। द एबिलिटी टू मेक्स द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ लैंग्वेज विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, इसमें यही हमारा मकसद होता है प्रोज के पीछे कि वी गिव देम एक्सपोजर ऑफ द रीडिंग, वी गिव देम द एक्सपोजर ऑफ द लिसनिंग, सो स्टूडेंट यूज़ लैंग्वेज विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट any problem. Okay, thus a detailed study concentrate both on language study and comprehension of audios or linguistic skill. In this prose not we only discuss that particular structure of the language, but we also see the linguistic skills, means that grammatical skill whatever and the vocabulary, and then the how the student comprehend these ideas, how the student learn from this particular text, or how the student comprehend the particular context of this story or this text. General objectives of teaching prose is to enable student to understand passage and grasp its meaning. Definitely, so we give them an exposure of the reading so they can develop their perception about the particular text, and then they also develop that what is mentioned in the text, या text किसके बारे में, इस text में क्या है, क्या हमसे पूछ रहा है, या इस text की जो actual context या meaning क्या है। इसमें जो स्पेशली विन द लिंग्विस्टिक स्किल जो होते हैं कि वोकैबुलरी, ग्रामेटिकल, सिंटैक्टिकल, स्ट्रक्चर एंड स्टाइलिक्स जो होती है वो सारी चीज़ें, जो डिक्शन होता है वो पर्टिकुलरली एनालाइज किया जाता है। प्रोज आल्सो enable students to read English passage loudly with correct pronunciation. Definitely we also emphasize on the pronunciation, that how student read about this particular text, स्ट्रेस किस वर्ड पे स्ट्रेस देना चाहिए, इंटोनेशंस जो फॉल है मीन्स स्पीच जो वेरी करती है पर्टिकुलर वर्ड की वो, देन द पॉज एंड आर्टिकुलेशन ऑफ द वॉइस, ये सारी चीज़ें जो एक लिंग्विस्टिक स्किल्स ही हैं, प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, इंटोनेशंस और पॉज कहाँ पर उनको ब्रेक लगाना चाहिए, आर्टिकुलेशन, देन हाउ दे अटर दिस पर्टिकुलर वर्ड्स, ये सारी चीज़ें इस प्रोज के सेक्शन में हम देखते हैं जब लैंग्वेज सिखाई जा रही होती है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होता है, टू इनेबल स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड पैसेज बाय साइलेंट रीडिंग। एक तो क्लास में हम जनरली डिस्कस कर देते हैं कि भाई दिस इज टेक्स्ट अबाउट द कायदिज़्म और अबाउट द रीअवेकनिंग ऑफ द ईस्ट, अभी हमने डिस्कस कर लिया। अगेन वी गिव देम एक्सप्लेन दैट नाउ यू हैव टू साइलेंटली रीड इट एंड कम्प्रीहेंड इट्स मीनिंग, कि अब ये टेक्स्ट किसके बारे में या इस पर्टिकुलर पैराग्राफ किसके बारे में या इसमें क्या लिखा हुआ। अब ये साइलेंट रीडिंग होती है, ये भी एक आर्ट होता है कि प्रोज की जो साइलेंट रीडिंग होती है वो भी आगे इस लिंग्विस्टिक्स या लैंग्वेज स्किल को इनहांस करने में हेल्प करती है। टू इनरिच देयर एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी, डेफिनेटली इफ द प्रोज सेक्शन हैव द लॉट इन द वोकैबुलरी बिल्डिंग, वहाँ पे न्यू वर्ड्स हैं जो लर्नर्स होते हैं वो अक्वायर करते हैं, वो अपनी लैंग्वेज में उसको यूज़ करते हैं। To enable the student to express the ideas of the passage orally as also in the writing, definitely when we discuss any piece of the writing, any literary piece, definitely we give them exposure of the listenings। उसके बाद ये भी हम कहते हैं कि अब स्टूडेंट खुद उसको रीड आउट करें और उसको में और हम उसमें फीडबैक भी लेते हैं कि इस पर्टिकुलर पैसेज में कि अब आपने उसमें क्या सीखा है इस पैसेज से या इस पैराग्राफ से, अब उसको रिफ्लेक्ट करें, उस पर स्पीकिंग स्किल के थ्रू हम उससे फीडबैक लेते हैं जो लर्नर्स होते हैं। या हम कोई ऐसा टास्क देते हैं जहाँ से हम राइटिंग उसकी असेस करते हैं कि नाउ द स्टूडेंट आर गेटिंग द पॉइंट, जो वर्ड हैं वो भी सीख रहे हैं, ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर हैं वो भी सीख रहे हैं। जब हम कोई चीज़ ओरली भी पूछते हैं तो हम ये सारी चीज़ें देखते हैं कि क्या उसकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है, क्या वो स्ट्रेस करेक्टली दे रहा है या हर वर्ड पे स्ट्रेस दे रहा है। ओके, इंटोनेशन, उसकी जो राइज एंड फॉल है, ये सारी चीज़ें जो है वो भी देखी जाती हैं। ठीक, एंड इनेबल द स्टूडेंट टू एंजॉय द रीडिंग एंड राइटिंग, डेफिनेटली प्रोज में हम वो भी करते हैं कि एक्सपोजर इस तरह का देते हैं कि स्टूडेंट जो हैं
Prose also enable student to enjoy the reading and the writing, and prose also develop the imaginative power of the student. क्योंकि डेफिनेटली अगर स्टोरी होगी, लिटरेरी स्टोरी होगी, तो स्टूडेंट विल यूज़ देयर ब्रेन स्टॉर्मिंग पावर टू इमेजिन अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दिस स्टोरी. ओके, ये जो सारा जो पॉइंट थी वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है या मेथडोलॉजी होती है प्रोज पढ़ाने के लिए. अब हम देखते हैं कि ड्रामा एक्चुअली जो ड्रामा इन द क्लासरूम कैसे पढ़ाया जा सकता है, हाउ वी टीच देम द ड्रामा. स्पेशली जो ड्रामा की जो लैंग्वेज होती है, जो यहाँ लैंग्वेज स्किल होती है, अगर हम देखें इडिपस रेक्स है तो एक आर्किक लैंग्वेज होती डेफिनेटली, उसमें जो डिफरेंट वर्ड्स की जो सिलेक्शन होगी यहाँ पूरे इस स्टोरी में वो थोड़ी डेफिनेटली ऑब्सोलीट होगी. यहाँ तो उसकी हमें सिनॉप्सिस चाहिए समझने के लिए, यहाँ उसकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके हम उसको सिंपली एक क्लियर कट्स कॉन्टेक्स्ट में उसको ले आएँ. तो हम क्या करेंगे, जब हम ड्रामा पढ़ाएंगे तो हम वी विल सी द समरी. हम जो स्टार्ट करेंगे वो हमेशा समरी से ही स्टार्ट करेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर टेक्स्ट की जो समरी है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है. समरी से स्टार्ट करेंगे. मेक ए समरी आउट ऑफ ईच एंड समरी ऑफ द होल पार्ट. ईच एक्ट, जो हर एक्ट की समरी होती है, अगर ड्रामा है तो 5 एक्ट पे है या 6 एक्ट पे उसकी समरी बनाएंगे. ओके, समराइज़ करेंगे कि भाई इस एक्ट में उसके ये इवेंट हैं, ऐसे ऐसे स्टोरी आगे डेवलप हो जाती है. Then the summary could be a few points about what happened in what sequence. ठीक है, अगर हम एक्ट वाइज हैं ओवरऑल समरी इस प्ले की है तो फर्स्ट अगर एक्ट में डिवाइडेड है तो हर एक्ट की समरी बताएं. देन अगेन ओवरऑल इस पूरी प्ले की जो समरी है वो क्लास में आप डिस्कस करें. जो इंस्ट्रक्टर होता है या जो टीचर होता है नेसेसरी, बिकॉज स्टूडेंट को आइडिया नहीं होता है कि ये पूरी स्टोरी किसके बारे में जो बैकग्राउंड है वो सारी चीज़ें, वो सारी ये जो इन्फॉर्मेशन है जो इंस्ट्रक्टर है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड करेगा. क्योंकि हमारा यहाँ पे मकसद लैंग्वेज सिखाना होता है और कुछ जो एबिलिटीज़ होती हैं, जो इमेजिनेटिव एबिलिटी होती है या कुछ स्किल्स होते हैं वो डेवलप करनी. सो ये ज़रूरी होता है अगर जो लर्नर्स हैं उसको डिफ़िकल्टी हो रही है लैंग्वेज को कंप्रीहेंड करने के लिए या समझने के लिए. अब ये इंस्ट्रक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ दे हैव टू मेक इट क्लियर एंड मेक द समरी ऑफ दिस होल ड्रामा. उसके बाद हम देखते हैं द प्लॉट एंड द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट. अब जो इंस्ट्रक्टर है वो क्या करेगा, इस पूरी जो ड्रामा की जो सीक्वेंस है इवेंट है उसको डिस्कस कर. बिफोर टीचिंग द लैंग्वेज ऑफ प्ले, लेट द स्टूडेंट गेट द फेमिलियर विथ द प्लॉट्स. प्लॉट जो स्टोरी का है वो इम्पोर्टेंट होता है कि भाई अब जो लर्नर्स है दे शुड बी फेमिलियर विद द प्लॉट एंड द करेक्टर. भाई इस ड्रामा में ये करेक्टर हैं, ये इसका जो प्लॉट है ये स्टोरी इसके बारे में. द इजीएस्ट टू एक्सप्लॉइट इज़ द प्लॉट इन विच इवेंट टेक प्लेस. ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि समरी वाइज हैं, एक्ट वाइज जो इंस्ट्रक्टर है वो डिस्कस करेगा कि भाई ये इवेंट इस ड्रामा में कर व्हाट हैपन टू नेक्स्ट. अब क्यूरियोसिटी पैदा करे कि भाई अब क्या होगा, खुद वो सिनेरियो इस तरह स्टोरी का डेवलप करे, स्टूडेंट सोचने में मजबूर हो जाएंगे अब क्या होगा. नाउ दे हैव टू यूज़ देयर ब्रेन और इमेजिनेशन पावर. इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विच एक्सरसाइज द इंटरेस्ट एंड इमेजिनेशन ऑफ द लर्नर्स. अब स्टोरी को इस तरह बयान किया जाए या इस पूरे प्लॉट को इस तरह डिस्कस किया जाए कि जो लर्नर्स है वो खुद एक्साइट हो जाएंगे अब क्या होगा, अब क्या नेक्स्ट होगा. स्टोरी में एक रिदम, एक कोहेरेंस होना चाहिए. द टीचर कैन स्टार्ट विद इवेंट इन द फर्स्ट एक्ट एंड आस्क द क्लास टू थिंक व्हाट विल हैपन द नेक्स्ट. जो टीचर है जब ड्रामा पढ़ाता है तो फर्स्ट सीन को डिस्कस करेगा. आफ्टर द डिस्कसिंग द फर्स्ट एक्ट, अब वो खुद स्टूडेंट को बोले कि आप दे हैव टू थिंक अबाउट कि अब नेक्स्ट जो एक्ट होगा तो उसमें कौन कौन से इवेंट होगा या स्टोरी कैसे मूव करेगी आगे. इन दिस वे द स्टूडेंट विल प्रैक्टिस ओरल फ्लुएंसी विदाउट paying attention to
8 इस तरह अगर वो फीडबैक लेता जाएगा स्टूडेंट को बारी बारी पूछे व्हाट विल बी द नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन टू द नेक्स्ट, अब आगे क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो स्टूडेंट को हेल्प करती कि दे विल ओरली प्रैक्टिस देयर लैंग्वेज स्किल। जैसे प्लॉट में डायलॉग होते हैं तो इस तरह वो खुद अपनी छोटे छोटे सेंटेंस अटर करके अपनी जो लैंग्वेज एबिलिटी होती है, जो लैंग्वेज स्किल है, उसको डेवलप करेंगे। Another variation could be a mixing up the sequence of the event and ask the class to suggest the correct sequence। अब ड्रामा पढ़ा रहा है तो अब ये क्या करना चाहिए कि उसमें थोड़ी सी वेरिएशन करेगा। अगर फर्स्ट और लास्ट एक्ट में उसके जो सीक्वेंस है उसको थोड़े, ये जो अरेंजमेंट है उसको इस तरह रखे। अब स्टूडेंट को बोले कि नाउ यू हैव टू मेक ए प्रॉपर अरेंजमेंट, इसकी जो अरेंजमेंट है वो सही नहीं, आप इस तरह रखें कि स्टोरी का फर्स्ट सीन ये है या सेकंड सीन ये है। अब आप इस पूरी अरेंजमेंट इस तरह रखें कि स्टोरी लास्ट तक रेजोल्यूशन तक, कंक्लूजन तक पहुंच जाए। जो अरेंजमेंट होती है उसको थोड़ी सी डिसेबल करके अब स्टूडेंट को चाहते हैं कि नाउ दे हैव मेक अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ दीज इवेंट्स। अब जो पूरे प्लॉट की होती है वो प्रॉपर एक अरेंजमेंट करें। अब रोल प्ले, जो ड्रामा हम जब पढ़ाते हैं तो फिर उसमें जो रोल प्ले वो भी इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट इन द रोल प्ले, इफ़ देयर इज अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इन द प्ले दैट कैन बी एक्टेड आउट इन द क्लास। In the class the teacher can ask for volunteers. However, something language of the play may be difficult which inhibits the student from mouthing the words. Definitely अगर हम जब डिस्कस करेंगे प्ले तो हम उसकी सिंपल समरी, एक्ट वाइज समरी करेंगे, उसके बाद ओवरऑल समरी के बाद जो है प्लॉट बताएंगे कि स्टोरी को कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली ये है जब हम ड्रामा पढ़ाएंगे स्पेशली। उसके बाद रोल प्ले। अब छोटे छोटे जो सीन्स होते हैं उसमें कुछ ऐसे सीन होते हैं जो आप क्लास में एक्ट करवा सकते हैं। आप क्लास में पूछेंगे भाई हु इज़ रेडी टू प्ले दिस एक्ट। उसके बाद अगर स्टूडेंट वॉलंटरी आ जाते हैं, उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रहा है, दे कांट अटर द प्रॉपर वर्ड्स, देयर इज प्रॉब्लम इन देयर प्रोनाउंसिएशन, वो क्योंकि वर्ड कुछ ऐसे आर्क के, अब टीचर को वो पूरा जो स्क्रिप्ट है उस प्ले का उसको मॉडिफाइड करके एक सिंपल करें ताकि स्टूडेंट इजीली अटर कर सकें। और अगर आप ये प्रैक्टिस क्लास में करवाएंगे कि एक्ट वाइज थोड़े बहुत जो सिंपल इंसिडेंट हैं स्टोरी के या इवेंट्स है वो क्लास में परफॉर्म करेंगे, वहाँ से स्टूडेंट की जो है लैंग्वेज एबिलिटी भी डेवलप होगी एंड डेफिनेटली इट क्रिएट्स इंटरेस्ट ऑफ द अदर स्टूडेंट टू एक्टिवली सी। स्टोरी भी अच्छे तरीके से कवर हो जाएगी एंड स्टूडेंट विल लर्न द सिंपल वर्ड जो एक मॉडिफाइड वे से, अगर ड्रामे की एक और लैंग्वेज होगी अगर आप उसको मॉडिफाइड करेंगे बच्चों को देंगे तो एक सिंपल लैंग्वेज। उसके बाद जो लास्ट टारगेट होता है हमारा इस पूरे ड्रामा पढ़ाने का क्या होता है, द वोकेबलरी ऑफ द प्ले कैन बी टॉट यूजिंग द सेम स्ट्रेटजी एज मेंशन इन द सेक्शन अबो। अब जो ड्रामे की जो वोकेबलरी है, अगर हमारा टास्क ये भी होता है कि बच्चे न्यू अल्फाज या न्यू वर्ड को अडॉप्ट करें या सीखें, तो हम यही सेम जो इसमें ये बता रहा है इन द सेम वे यू हैव टू गिव असाइन द टास्क। बच्चों को बोलेंगे ये डायलॉग आप बोलेंगे, दूसरा ग्रुप को बोलेंगे कि आप ये डायलॉग बोलेंगे। इस तरह जो डायलॉग डिलीवरीज होती है वो भी स्टूडेंट को हेल्प करती है लैंग्वेज सीखने में। ओके, अब हम देखेंगे कि भाई पोइट्री को कैसे पढ़ाया जाता है या पोइट्री पढ़ाने के पीछे हमारा कौन सा मकसद होता है, या जो पोइट्री पढ़ाने के लिए जो मेथोडोलॉजी यूज़ होती है वो कौन सी होती है। टीचिंग ऑफ पोइट्री की जो है हम डेफिनेशन देखेंगे जो ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पर। म्यूज़िकल एंड मेट्रिकल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज इज़ पोइट्री। डेफिनेटली जो पोइट्री है एक रिदम भी होगी, उसमें मीटर भी होगा, राइम भी होगा। is a thing of beauty of form, definitely is the beauty of form, beauty of thought and beauty of emotion। जो पोइट्री होती है definitely is the beauty of thought and beauty of emotion। वो एहसास, जज्बे और उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो एक म्यूज़िकल एंड मेट्रिकल होती है। इट इज़ द intimately limited with life, zindagi, and the poetry is the thing of beauty of form and beauty of thought and mood and feeling। definitely ये जो एक थोड़ी सी जनरल डेफिनेशन है इसके बारे में कि एक मैजिकल कंपोजिशन होती है, इंटीमेटली लिमिटेड विद लाइफ, ज़िंदगी कोई बयान करती है कि ज़िंदगी के बारे में होती है, वो पर्सनल फीलिंग्स इमोशन के ही बारे में होती है।
अब कुछ डेफिनेशन है बाय फेमस राइटर हडसन की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। पोइट्री इज़ मेड आउट ऑफ लाइफ, बिलोंग टू लाइफ एंड एग्जिस्ट फॉर लाइफ। डेफिनेटली पोइट्री ज़िंदगी है, पोइट्री ज़िंदगी के लिए है और ज़िंदगी से ही बनाई गई है। कॉलेज की जो डेफिनेशन है जो हम देखेंगे, द बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर। ये कॉलेज की फेमस डेफिनेशन थी कि पोइट्री क्या है, तो उन्होंने कहा था द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर। ठीक, अब वर्ड्स की तो डेफिनेटली वी ऑल डिस्कस अगेन एंड अगेन। जब हम रोमांटिसिज्म पढ़ते हैं या कोई रोमांटिक पोइट्री पढ़ते हैं तो कॉलेज की डेफिनेशन अक्सर डिस्कस होती है। पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, एक कंप्लीट डेफिनेशन। उसके बाद अब जो ऑब्जेक्ट हमारे होते हैं एंड जो एडवांटेजेस क्या होते हैं अगर हम बच्चों को पोइट्री पढ़ाते हैं। ठीक है, हमारा ओवरऑल टारगेट अगर इंटर या दूसरी लेवल पे देखेंगे तो हमारा लैंग्वेज सिखाने का होता है। तो अब वो क्यों ये डिफरेंट जानराज पढ़ाई जाती है। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि इंटर में देखें पोइट्री आपकी अलहदा है, प्रोज़ आपका अलहदा है, इवन ड्रामा आपका अलहदा है। हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिटरेचर पढ़ाने का यही होता है कि बच्चों की जो लैंग्वेज एबिलिटी है या स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाएं। अब देखेंगे पोइट्री पढ़ाने के कौन से एडवांटेज हैं। टीचिंग ऑफ पोइट्री इज स्टूडेंट हैव ए फॉलोइंग एडवांटेजेस। इट हेल्प्स इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल्स। जो स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट होती है उसमें ये पोइट्री का इम्पोर्टेंट होता है। द वैल्यू ऑफ टीचिंग पोइट्री इन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स एट द सेकेंडरी स्कूल लेवल इज़ इमेंस। इट्स इम्पोर्टेंस इट लीड्स टू एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द होल पर्सनैलिटी ऑफ द पीपल। ओवरऑल जो पर्सनैलिटी शेप होती है उस पोइट्री के थ्रू ही होती है, क्योंकि पोइट्री आपके इमोशनल फीलिंग्स को ही टच करती है, पर्टिकुलरली द इमोशनल, imaginative, intellectual, aesthetic and intuitive sides। ओवरऑल जो पोइट्री का जो एम्फेसाइज होता है यहाँ सिर्फ बच्चों की लैंग्वेज स्किल्स पे नहीं होता है या लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी पे नहीं होता है, लेकिन ये सारे जो स्किल्स होते हैं इधर जैसे इमेजिनेटिव, इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक और इंट्यूटिव साइड्स, ये सारी चीज़ आपकी पोइट्री आपको एक इंस्पिरेशन देती है, आपको एक स्पार्क मिलता है कोई अच्छी पोइट्री ये आप देखते हैं। इट इनरिच द एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल। डेफिनेटली जो किसी के बारे में होगी पोइट्री आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे कि जो पोइट्री में स्टोरी होती है, जैसे लिवसी गिरे। अब एग्जांपल ले लें, आपको पूरी जो एक इमेजिनेटिव या इमोशनल एबिलिटी है वो आपकी यहाँ से डेवलप होती है, वहाँ से आपको एक आइडिया भी मिलता है। आप खुद ओवरऑल स्टोरी का जो माइंड मैपिंग होती है आप इमेजिनेटली बना लेते हैं अपने जहन में। इट फैसिलिटेट द नेचुरल एप्टीट्यूड फॉर पोइट्री इन पीपल्स। ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर हम पोइट्री पढ़ाते हैं तो एक नेचुरल एप्टीट्यूड बच्चे उससे फेमिलियर हो जाते हैं डिफरेंट पोइट से, डिफरेंट पोइट्री के जानरा से, कि भाई ये पर्सनल फीलिंग्स इमोशन के बारे में ये हमारी नेशनल पोइट्री हैं, जो पोइट्री के अदर टाइप्स हैं वहाँ से भी फेमिलियर हो जाते हैं। इट इनेबल द स्टूडेंट टू लर्न स्पीच रिदम थ्रू द रिदम ऑफ पोइट्री। ये जो पोइट्री पढ़ाने के पीछे एक और भी मकसद होता है कि पोइट्री पढ़ने के बाद यहाँ पढ़ाना इस तरह पढ़ाई जाए जो बच्चे जब भी लैंग्वेज यूज़ करें एक रिदम के वे में, एक रिदमिकल उस पर लैंग्वेज, जिस तरह पोइट्री में एक सीक्वेंस होता है, राइम रिदम का ख्याल रखा जाता है। जब बच्चे बोलेंगे तो वो भी अपना स्पीकिंग में राइम रिदम का ख्याल ज़रूर रखेंगे। इट हैज़ ए कैथार्टिक वैल्यू बिकॉज इट हेल्प्स एक्सप्रेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इमोशन। डेफिनेटली हम जो पोइट्री होती है ज़्यादातर आपके इमोशंस फीलिंग्स के बारे में ही डिस्कस करती है। आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंस होती है आप उनको एक पोइट्री के फॉर्म में या आपके पर्सनल फीलिंग्स इमोशन को एक पोइट्री के फॉर्म में लाते हैं। According to Plouffe, there seems to be a special value in poetry in foreign language in opening